हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट f z be a function, let f z be a function of complex, let f z be a function of complex variable z, be the function of a complex variable z, then और आपको पता है कि इसको किसी रीजन में या डोमेन में डिफाइन किया गया होगा। then f z is said to be differentiable. It is said to be differentiable. Then it is said to be differentiable at a point. At a point, it is said to be differentiable at a point z naught in a domain. आप जानते हैं डोमेन यहां पर हम क्या लेते हैं। डोमेन यहां पर आपका होता है कनेक्टेड प्लस ओपन सेट। तो इन अ डोमेन डी, तो लेट एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, देन एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड नॉट इन अ डोमेन डी if this limit, limit z approaches to z naught, f of z minus f of z naught, z minus z naught exists, और आपको पता है ये लिमिट कब एग्जिस्ट होता है, जब आप z नॉट को अप्रोच करेगा और जो ये लिमिट ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आएगा। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तब आप बोलोगे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब इस पॉइंट पर जो फंक्शन एफ जेड है आपके पास, ये आपके पास कंटिन्यूअस है। और इस लिमिट को ही हम क्या बोलते हैं, दिस लिमिट इज called the derivative of the function f z at z naught, and it is denoted by f dash of z naught. thus जो f dash of z naught होगा वो किसके बराबर आएगा, लिमिट z approaches to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught। तो ये इसके बराबर होता है। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा आप बोलोगे फंक्शन z naught पे डिफरेंशिएबल है, और इसको हम फिर ऐसे डिनोट करते हैं। और आपको पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था कि z इज इक्वल टू z नॉट को जब आप अप्रोच करोगे, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा, जो इस फंक्शन का यहाँ पर वैल्यू आएगा ना, इसका जब आप z नॉट को अप्रोच करोगे थ्रू एनी डायरेक्शन, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। तो वो m पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच होगे तो वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब उस वक्त आप बोलते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इस लिमिट को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव इस फंक्शन का उस पॉइंट पर। आपने पढ़ा है ना फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में, आपने देखा होगा एफ डैश ऑफ ए, आप बोलते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ए, फिर f ऑफ x माइनस f ऑफ a, अगर आपको याद होगा f ऑफ x माइनस ए। वहाँ पर अब फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर हम बोलते हैं डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करता है जब राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। इसका मतलब जो ये लिमिट होगा ना यहाँ पर, चाहे आप राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ, ये जो लिमिट आपको निकलेगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे। एग्जैक्टली यहाँ पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर आपको z नॉट को अगर अप्रोच करना है यू हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शन हैं। यहाँ पर हम कर सकते थे, बिकॉज अगर आपको किसी लाइन पर पॉइंट को अप्रोच करना तो दो ही तरीके हैं, या तो लेफ्ट साइड से आओ या तो राइट साइड से आओ, देयर आर ओनली टू वेज। लेकिन अगर प्लेन में देखोगे ये आपके पास पॉइंट ए कॉमा बी है, ज़रा इसको अप्रोच हो, यहाँ से इसको अप्रोच हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो यू हैव सो मेनी वेज टू अप्रोचिंग दिस पॉइंट ए कॉमा बी इन द प्लेन। तो फिर आपको पता है हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा x माइनस ए को मानते, हम पुट करते थे h, फिर आप लेते थे x इज इक्वल टू ए प्लस एच, फिर उसको हम ऐसे लिखते थे एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू। तो ऐसे भी इसको डिफाइन करते थे। यहाँ पर हम इसको राइट हैंड डेरिवेटिव मानते थे, लेकिन हम बोलते थे जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम इसको ऐसे लिखते थे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम कर सकते हैं पुट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू डेल्टा z, पुटिंग z माइनस z नॉट इज इक्वल टू डेल्टा z, स्मॉल चेंज इन z, सो दैट अब देखो जब z नॉट का अप्रोच होगा, तो जब z नॉट का अप्रोच होगा व्हाट हैपेंस टू डेल्टा z, इट अप्रोचेस टू 0। अब जब ये z नॉट का अप्रोच होगा, व्हाट हैपेंस टू z माइनस z नॉट, इट इज डेल्टा z, दैट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0। तो मैं लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ z नॉट, मैं लिखूं इसको लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ जेड को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो अगर जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल डेल्टा जेड, तो जेड आएगा जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड। मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। तो ये आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप बोलोगे अगर आपके पास एफ जेड कोई फंक्शन है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का, तो आप बोलोगे एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट जेड नॉट इन अ डोमेन डी इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। और आप जानते हो लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, जब ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस चीज का वैल्यू आपको हमेशा एक ही आएगा जब आप डेल्टा जेड नॉट को, डेल्टा जेड नॉट का मतलब जब जेड नॉट का अप्रोच होगा, आप उसको किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करवाओ तो या करोगे तो जो ये वैल्यू आपको है ना, ये वैल्यू ये हमेशा आपको एक ही आएगा, यूनिक आएगा, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इस वाले लिमिट को यहां पर बोलते हैं डेरिवेटिव। और आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जब आपने ये डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस भी होती है। एग्जैक्टली यहां पर भी वही है। तो चलिए रिमार्क लिख लेता हूं एक पहले, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेगी इंप्लाई, ये इंप्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगी। नॉट कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है क्या वो डिफरेंशिएबल होगी? नो, बिकॉज डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट है ना, ये इसका काउंटर पॉजिटिव। आपको पता है स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट इज काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव का मतलब अगर P इंप्लाई करेगा क्यों, देन नॉट क्यों इंप्लाइज नॉट P। इसका मतलब यही है, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी।
अगर आप कोई कंटिन्यूअस होगा तो आप क्या बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी इंप्लाई करेगी मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, may or may not be differentiable। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे कुछ इसमें। वैसे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको आएंगे एनालिटिक फंक्शंस पे और कॉशी-रीमान इक्वेशन पे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे नहीं करवा रहा हूँ, और ये इजी भी है। चलिए एक्सरसाइज, show that the function f of z is equal to mod z आप जानते हो ना, f of z is equal to z bar is a conjugate of a complex number, is continuous at z is equal to 0, is continuous at z is equal to 0 but not differentiable। तो आपको दिखाना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, z नॉट पर, बट लेकिन कंटिन्यूस है, बिकॉज कंटिन्यूटी नहीं इंप्लाई करती है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो नेसेसरली कॉन्टिन्यूस भी होती है। तो चलिए इसका हम प्रूफ करेंगे। तो आपको पता है, देखो कंटिन्यूटी हम क्या, अगर हमें एक कंटिन्यूस दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, एफ ऑफ जेड माइनस, हमें पहले लिमिट देखना है, हमें देखना है जब जेड को हम 0 डालेंगे तो ये कहाँ पर आएगा। तो आपको पता है एफ ऑफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever z minus a is less than डेल्टा। तो ऐसे भी हम प्रूव करेंगे या दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूंगा एफ ऑफ जेड माइनस 0, मैं लिख सकता हूँ इसको मॉड एफ ऑफ जेड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज मॉड ऑफ जेड बार। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई होल मॉड। अब आपको पता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा को सिंपली माइनस आयोटा बन जाता है, यहाँ पर प्लस आयोटा तो मैं क्या लिखूंगा माइनस आयोटा, यह आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसका मतलब जो आपके पास मॉड एफ ऑफ जेड माइनस 0, तो ये किसके बराबर है, तो ये आपको है अब मॉड जेड किसके बराबर होता है, ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। होप इट इज क्लियर। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेसेसरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा ही होगा। जैसे कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 करोगे किसके बराबर है 3, तो मैं लिख सकता हूं ना स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज लेस देन 9, स्क्वायर रूट ऑफ जैसे आप 16 लो दैट इज लेस देन 16, या सो ऑन, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज लेस देन 11, ये तो हमेशा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, कब, whenever एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। देखो अगर एक्स स्क्वायर भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 और वाई भी लेस होगा एप्सिलॉन बाई 2, इनका सम भी क्या है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ और तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड माइनस 0 मॉड दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, वो आएगा लेस देन एप्सिलॉन कब, whenever देखो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर आपको है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो स्क्वायर हटाओ क्या आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ आपको यहाँ पर
मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 का व्हेन एवर दिस इज यस, सॉरी यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको लेस देन एप्सिलॉन का व्हेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो और मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड माइनस 0 मॉड, मैं लिखूँ इसको लेस देन एप्सिलॉन का व्हेन एवर ये एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड माइनस 0 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन एवर आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन। उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड जेड, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे आएगा, तो मॉड जेड इज लेस देन डेल्टा। चलिए इस एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पर छोटा पॉजिटिव नंबर है, उसको मैं चलिए यहाँ पर डेल्टा बोलूँगा। तो मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ओवरऑल मॉड ऑफ जेड माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। जरा देखो एफ ऑफ जेड माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जब z अप्रोच होगा टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ z कहाँ पर अप्रोच होगा, इट अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। तो मैं बोल सकता हूँ इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट तो लिमिट z अप्रोच टू 0 एफ ऑफ z किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के बराबर है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ 0 के बराबर, यस। जरा z यहाँ पर डायरेक्टली 0 डालो, आपको क्या आएगा, तो जब z डायरेक्टली 0 डालोगे आपको आएगा 0 बार। 0 बार किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब लिमिट z अप्रोच टू 0 एफ ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। व्हाट डज इट मीन, दिस मीन इज दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0 एंड सो द फंक्शन is continuous at z is equal to 0। तो यहां तक प्रूव हो गया कि एक कंटिन्यूअस है एट z is equal to 0, बिकॉज हमने यहां पर लिमिट निकाला। और यहां पर जो हमने लिमिट निकाला ये हमने बाय मीन्स ऑफ डेफिनेशन निकाला। अब हमें दिखाना है कि जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको पता है ये हमें निकालना है। नाउ कंसिडर जरा क्या हम लेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट यहाँ पर क्या है 0, बिकॉज हमें डिफरेंशिएबिलिटी z इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई z माइनस 0। तो ये आएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 दिस इज एफ ऑफ z बाई z एंड एफ ऑफ z आप जानते हो दिस इज लिमिट। मैं लिख सकता हूँ उसको x कामा y अप्रोच टू 0 और लिख सकता हूँ z अप्रोच टू 0 होने का मतलब क्या है, रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0। व्हाट इज एफ ऑफ z, दैट इज इक्वल टू z बार और नीचे z। अब आप जानते हो दिस इज लिमिट x कामा y अप्रोच टू 0, व्हाट इज दैट बार, दैट इज x प्लस आयटा y। अब जब बार लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस और नीचे आएगा x माइनस आयटा, सॉरी नीचे आएगा x प्लस आयटा y। तो यहाँ पर मैं चलिए पाथ चूज करूँगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, मैं y इज इक्वल टू mx यहाँ पर चूज करूँगा। तो क्या आएगा x माइनस आयोटा mx, तो x प्लस आयोटा mx। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर मैंने चूज पाथ किया y इज इक्वल टू mx, तो y अप्रोच होगा 0 कब, जब x अप्रोच होगा 0। तो मैं लिखूं लिमिट x अप्रोच टू 0 दिस इज x 1 माइनस आयोटा m डिवाइड बाय, यहाँ से x बाहर निकालो x 1 प्लस आयोटा m x विल गो, तो सिंपली 1 माइनस आयोटा m डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा m। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m पे डिपेंड कर रहा है एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। जब आप m के डिफरेंट वैल्यूज डालोगे तो आपको इस लिमिट के डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगे। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ये डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है। तो क्या लिखोगे, विच डिपेंड्स
which depends on m, which depends on m, which depends on m and is different for different values of m. तो which depends on m and is different for different values of m. तो thus आप क्या बोलोगे, लिमिट z माइनस 0 f ऑफ z माइनस 0 डिवाइड बाई z माइनस 0. तो ये किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ z नॉट डज नॉट एग्जिस्ट. z नॉट किसके बराबर है, दैट इज 0, डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. दैट इज f of z is not differentiable, at z is equal to 0. This completes the solution of this question. तो ये था आपका क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं उस फंक्शन उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो. तो अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो. अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है ही नहीं, तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते. लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूस. जो वहाँ पर थ्योरम्स आपको रियल फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. चलिए एक और फंक्शन करेंगे. अब याद रखना, जो आपके पास ये फंक्शन है ना z बार, ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होती है. तो अगर आपको कोई बोलेगा चलिए आपके पास ये फंक्शन है f ऑफ z को मैं रिप्लेस करूंगा f ऑफ z बार के साथ, क्या ये फंक्शन कभी z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगी? तो आपका क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे नो. बिकॉज f ऑफ z आपके पास अगर कोई फंक्शन ऐसी है z स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ z बार क्या आएगा, वो आएगा z बार स्क्वायर प्लस 1. क्या ये फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होगी z नॉट इज इक्वल टू 0 पे? आप बोलोगे नो, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगी. बिकॉज हमने अभी किया ना, f ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज नॉट डिफरेंशिएबल, z इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है. चलिए, show that the function f of z is equal to ln of z. Ln of z means log of z is not differentiable on the negative real axis. It is not differentiable on the negative real axis, including the point z is equal to 0. Including the point z is equal to 0. तो we have तो जो आपके पास पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है ln ऑफ z, और आपको पता है ये किसके बराबर है, दिस इज ln ऑफ x प्लस आयोटा y. और ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका आएगा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. वो समझ आया, ये इसी के बराबर होता है. ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है. चलिए मैं इसको बोलूँगा u प्लस आयोटा v. वही u क्या है, ये इसके बराबर होगा. इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और ये tan इनवर्स ऑफ y बाय x ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा. वायर
वायर जो u होगा, u क्या है, u ऑफ एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, 1/2 लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v क्या होगा, v ऑफ एक्स कामा वाई आपको आएगा tan वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। लेकिन आपको पता है tan वर्स ऑफ वाई बाय एक्स के बराबर होता है, ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आपने पढ़ा है ना, अगर आपके पास ये पॉइंट z है, ये थीटा है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किसके बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू tan वर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नेगेटिव रियल एक्सिस पर नहीं है। तो चलिए हम प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है, हम ये प्रूव करेंगे कि जो उसका लिमिट निकलेगा ना ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा नेगेटिव रियल एक्सिस पर, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। जब कंटिन्यूस नहीं होगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। we shall prove that the function is not continuous, we shall prove that the function is not continuous at x is on the negative real axis, on the negative real axis, including the point z is equal to 0। अब चलिए आपके पास, चलिए हम कोई पॉइंट यहां पर लेंगे x, 0 नेगेटिव रियल एक्सिस पर। चलिए हम इसको दो डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। चलिए पहले हम इसको यहां से अप्रोच करेंगे। अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, आप इस पॉइंट को अप्रोच करोगे यहां से। z आपके पास यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई, ठीक है। तो जब यहां से आप अप्रोच करोगे तो इसका मतलब आप ऊपर से अप्रोच कर रहे हो, तो यहां इस डायरेक्शन में y आपका क्या है, y आपका इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। क्या होता है, तो इस क्वाड्रेंट में आपका जो y होता है ये पॉजिटिव होता है। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मतलब y यहां पर टेंड होगा टुवर्ड्स 0। तो जब y होगा टेंड टुवर्ड्स 0 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। व्हाट हैपेंस टू दिस आर्गुमेंट, तो ये इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। वो समझ आया। चलिए मैं अलग से फिगर बनाता हूं यहां पर। अब देखो, चलिए मैं नेगेटिव यहां पर कोई पॉइंट लूंगा x, ऑफ कोर्स यहां पर कोई पॉइंट होगा x, 0। अब चलिए यहां से कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू एक्स वाई। मैं इस पॉइंट को अप्रोच होऊंगा ऊपर से। अब जब मैं ऊपर से इसको अप्रोच होऊंगा, ये z है ना आपके पास, z किस पर चला जाएगा, देखो पहले इसका आर्ग्यूमेंट क्या था, इस पॉइंट पर इसका आर्ग्यूमेंट ये था, आर्ग्यूमेंट इसका ये था। अब जब ये नीचे चला जाएगा तो अल्टीमेटली फाइनली इसके बहुत क्लोज चला जाएगा। जरा मुझे बोलो आर्ग्यूमेंट कहाँ चला जाएगा। देखो पहले पॉइंट x कमा हुआ यहाँ पर था, अब कहाँ पर चला गया, यहाँ पर। तो अब आर्ग्यूमेंट ये बनेगा। फिर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर, तो आर्ग्यूमेंट ये बनेगा। तो फाइनली इस पॉइंट पर जब चला जाएगा तो आर्ग्यूमेंट आपका ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो आर्ग्यूमेंट उस वक्त क्या बनेगा आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका पाई के बराबर बनेगा। समझ आ रहा है। तो जब x, y यहां से ऊपर से नीचे आओगे तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z है, व्हाट इट अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई। पहले आर्ग्यूमेंट ये था, ये दिस वाज द आर्ग्यूमेंट यहां से यहां तक। अब मैं इसको और नीचे लाऊंगा तो फिर ये आर्ग्यूमेंट बढ़ गया। अल्टीमेटली जब यहां तक पहुंचेगा, व्हाट हैपेंस टू आर्ग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये z के बराबर होगा। और यहां पर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। I hope you know what is the principal argument and the general argument of a complex number, जो आपके 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये किसके बराबर आएगा, तो आपका आर्ग्यूमेंट पाई के बराबर आएगा। if we approach to z is equal to x, where x is any point on the negative real axis along y plus, और ब्रैकेट में लिखना y टेंडिंग टू 0।
तो y यहां पर टेंड करेगा 0 जब ऊपर से नीचे आएंगे, और y प्लस का मतलब क्या है, हम ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, हम उस डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो व्हाट इज दिस vxy, ये किसके बराबर बन जाएगा, तो ये किसको टेंड होगा, इट टेंड्स टुवर्ड्स पाई, और ये किसको टेंड करेगा, ये टेंड करेगा टुवर्ड्स पाई। सो जरा मुझे बोलो एफ ऑफ जेड किसको टेंड करेगा, तो ये टेंड, इस फंक्शन को आप ऐसे ही रखो, तो ये टेंड करेगा, ये फंक्शन कहां पर चला जाएगा, y तो 0 आएगा, ये आपको बनेगा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज इट टेंड्स टू 0, बिकॉज ऊपर से जब नीचे आओगे व्हाट हैपेंस टू दिस y टेंड्स टू 0, तो यहां पर आएगा प्लस आयोटा, एंड ये आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट z, ये किसको अप्रोच होगा, v of x y विच इज द आर्ग्यूमेंट, v of x y tan इनवर्स ऑफ y back दैट इज इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, किसके बराबर होगा, वो पाई के बराबर होगा। तो जब इस डायरेक्शन में आप आओगे ना ऊपर से, तो आपको जो f ऑफ z आएगा वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ z किसको टेंड करेगा, वो टेंड करेगा 1/2 ln ऑफ x प्लस आयोटा पाई। चलिए, इफ वी अप्रोच टू z along y negative, y tending to 0, what happens, चलिए देखते हैं। चलिए इसका मैं फिगर बनाऊंगा अलग। अब चलिए मैं इस पॉइंट को अप्रोच होऊंगा, ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ पर है x, 0, चलिए यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ से अप्रोच होऊंगा, z यहाँ पर है आपके पास समवेयर हियर, चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, पता नहीं ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो, इसकी सिर्फ अलाइन में हो, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो फाइनली मुझे ऐसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अप्रोच यहाँ से करूँगा, कहाँ से, यहाँ से मैं इसको अप्रोच करूँगा, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज कॉल्ड एक्स वाई, और यहाँ पर y नेगेटिव है, और y को हम टेंड कराएंगे टुवर्ड 0, इसका मतलब हम ऐसे जाएंगे। तो जब हम ऐसे जाएंगे, जरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस सूरत में किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जब आप जरा एक्स वाई यहाँ पर लोगे ना, यहाँ पर कहीं पर भी लो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कहाँ से हम देखते हैं, अगर आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर, तो यहाँ से हम आर्गुमेंट नहीं देंगे, ये जनरल आर्गुमेंट होता है। मैंने बोला था ना आर्गुमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो यहाँ पर हम आर्गुमेंट ऐसे देखते हैं, थीटा, ये आपका आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट कैसे होगा, तो ये आपका आर्गुमेंट होगा, तो जब ऊपर चला जाएगा तो फिर ये, तो फाइनली जब इस पर चला जाएगा तो आर्गुमेंट क्या आपका आएगा, पूरा का पूरा ये, तो ये किसके बराबर आएगा आर्गुमेंट, ये आपको आएगा -पाई, बिकॉज हम जो क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं वो बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है। और यहाँ पर भी आपके इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोर्स में जब हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स करेंगे ना, वो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और जब क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे ना, उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो थीटा आपको क्या आएगा, ये आपको आएगा -पाई। आई होप इट्स क्लियर। जब आप अप्रोच होंगे टुवर्ड्स जेड, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये पूरा, ये है ना आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा जेड को टेंड करो टुवर्ड्स 0, व्हाट हैपेंस टू आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आपका -पाई के बराबर बन जाएगा। तो सो व्हाट हैपेंस टू v ऑफ एक्स वाई, तो v ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू -पाई, इट अप्रोचेस टू -पाई, सो f ऑफ z अप्रोचेस टू 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पाई। क्या सेम वैल्यूज आ रहे हैं, नहीं, यहां पर आ रहा है 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा पाई, यहां पर आ रहा है 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पाई। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जब ये लिमिट z अप्रोचेस टू x, f ऑफ z, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, जब नेगेटिव रियल एक्सिस पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है। अब जब कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट लिमिट z approaches to x, f of z, that is limit z approaches to x ln of z, ये वायर x क्या आपके पास, इट इज नेगेटिव, डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका मतलब कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आएगी। जब ये इस पॉइंट पर इन पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने बोला डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो दिस शोज दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड hence or x is negative means x lies on the negative real, hence ln of f of z is not differentiable on the negative real axis. तो hence log of z is not differentiable on the negative real axis। तो अब हम दिखाएंगे कि तो इसका मतलब जो आपके पास ये फंक्शन है ना log of z, ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और हमें बोला था इंक्लूडिंग द पॉइंट z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पर तो सीधी है बिकॉज फंक्शन वहां पर डिफाइंड ही नहीं है। फर्दर द फंक्शन f z is equal to the function f of z is equal to ln of z is not defined at z is equal to 0, because जब z डालेंगे 0, जरा यहाँ पर देखो क्या आएगा log 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 0/0, tan इनवर्स ऑफ 0/0 भी डिफाइंड नहीं है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पर जो log ऑफ x है आपके पास ये आएगा 0² प्लस y, 0² प्लस 0², बिकॉज x भी 0 आएगा y भी 0 आपका आएगा, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हैंस द रिजल्ट। अब जब ये डिफाइंड ही नहीं है 0 पर, तो वहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कैसे कर सकते हैं। तो जो आपके पास, अब क्या याद रखोगे, जो आपके पास ये फंक्शन है ना log ऑफ z, तो ये नेगेटिव रियल एक्सिस पर डिफरेंशिएबल नहीं होती, बिकॉज ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी भी की बात नहीं आएगी, जब कंटिन्यूटी की बात नहीं आएगी इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं आएगी। और z इज इक्वल टू 0 पर भी ये डिफाइंड ही नहीं है, तो वहाँ पर तो लिमिट की भी बात नहीं आएगी, कंटिन्यूटी की भी बात नहीं आएगी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं आएगी। आई होप इट इज क्लियर। आई विल स्टॉप हियर। तो आई होप आपको जो मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया आपको समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, तो वहाँ पर मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूँगा। बाय बाय, थैंक यू।